लुकिंग फॉर लग्जीरियस, टॉपिक 4.3, ये एक सेकंड स्ट्रैटेजीज थी सोशल डिफरेंस ट्रैक करने के लिए। फर्स्ट स्ट्रैटेजी हमने देखी, उसमें क्या होता था, पिट्स को देखते थे कि अगर किसी रिच की कब्र है तो वो उसमें क्या होगी, गोल्ड ज्वेलरी मिलेगी, वहीं अगर किसी पुअर की पिट है तो वहाँ पे हमें स्टोन ज्वेलरी मिलेगी। तो अब ये सेकंड स्ट्रैटेजी जो थी जिससे हम देखेंगे अमीर गरीब का डिफरेंस, वो थी लग्जीरियस लाइफ, कि अगर कोई महंगी महंगी चीज़ें यूज़ कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो अमीर होगा, और अगर कहीं दूसरा इंसान महंगी चीज़ें नहीं यूज़ कर रहा तो वो कोई पुअर होगा। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब नेसेसरी ऑब्जेक्ट जो कि डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें क्या आ गए, जैसे थोड़े बहुत टूल्स आ गए हंटिंग गैदरिंग के लिए, या फिर यूटेंसिल्स आ गए। और ये चीज़ें किसकी बनी होती थी, ये बनी होती थी स्टोन की और क्ले की। इंक्लूड क्यूरेंस, पोट्री, नीडल्स। इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो बुक में कि ये जो यूटिलिटेरियन चीज़ें हैं वो कुछ यूँ हैं, क्यूरेंस, पोट्री और नीडल्स। लग्जरीज मतलब रेयर आइटम्स जो कि डेली यूज़ के हिसाब से नहीं होती थी, बहुत रेयर होती थी, महंगे महंगे मेटल्स से बनी होती थी। जो इसमें मटेरियल यूज़ होता था वो बहुत महंगा होता था। मेड बाय फेंस, एक इसमें आपके इसमें मटेरियल का नाम भी दे रखा है फेंस। ये एक प्रीशियस होता था, प्रीशियस मेटल होता था, और ये बहुत डिफ़िकल्ट था इस मेटल को बनाना। फिर इससे कोई भी चीज़ बनाना, वो ज्वेलरी हो गई या फिर कोई पोट वगैरह हो गया, तो ये रेयर आइटम्स में आ जाता है। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे गोल्ड आर्टिफैक्ट्स। गोल्ड आर्टिफैक्ट्स जो थे वो भी रेयर आइटम्स थी। वो हमें कहाँ से मिली है, हड़प्पा की साइड से मिली है और मोहनजोदारो की, जो कि अर्बन सिटीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 5 फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। मतलब जो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रही थी वो कैसे बनती थी, उसमें कौन से स्टोन्स कौन से मेटल्स यूज़ हो रहे थे वो देखेंगे। जो स्टोन्स यूज़ हुए हैं वो हैं जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट। एक हमने सील भी देखी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो हड़प्पन सील थी वो भी एक स्टेटाइट स्टोन से बनी हुई थी। और मेटल्स देखेंगे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फाइन्स। ये वही मेटल है जो अभी हमने पीछे देखा था, जिसे एज अ कॉस्टली मटेरियल भी कंसीडर किया गया है। और अगली चीज़ है इसमें टेराकोटा और बर्न क्ले। टेराकोटा के भी मॉडल्स हमें काफ़ी सारे मिले हैं, तो ये भी चीज़ें यूज़ की जाती थी स्कल्पचर वगैरह बनाने के लिए। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे टेक्निक टू मेक बीड्स। क्या टेक्निक होती थी इनकी बीड्स वगैरह बनाने की या फिर कोई माला वगैरह बनाने की। तो ये 2 और मोर देन 2 स्टोन्स सीमेंटेड टुगेदर। क्या करते थे, ये कुछ चीज़ें लेते थे, लाइक स्टोन्स लेते थे ऐसे, और उनको आपस में सीमेंट से जोड़ देते थे। वो आज वाला सीमेंट तो नहीं है, पर उस टाइम पे ऐसी कुछ चीज़ होगी जिससे कि ये एक दूसरी चीज़ों को आपस में सीमेंट कर देते थे और जोड़ देते थे। एक फिगर भी दी हुई है आपकी बुक में, ऐसे ही एक माला टाइप में कुछ है। फिर हम देखेंगे टूल्स, कि अभी ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उसके लिए कुछ टूल्स भी यूज़ हुए होंगे। तो एक टूल के बारे में बताया गया है ड्रिल, जिनसे इन बीड्स को बनाया जाता था। कहाँ पे मिले हैं हमें ये टूल्स, कौन से टूल्स, ड्रिल, चान्हुदारो में, लोथल में और ढोलावीरा। ये 3 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे हमें ड्रिल्स मिली हैं जिनसे बीड्स बनाई जाती थी। सेकंड देखेंगे नागेश्वर और बालाकोट में हमें क्या मिला है, स्पेशल फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि नागेश्वर और बालाकोट जो है वहाँ पर जो शेल्स हैं, शेल्स इजीली अवेलेबल हो जाती थी क्योंकि ये कोस्ट लाइन पे पड़ते हैं। तो ये क्या करते थे, उस शेल से बैंगल्स बना देते थे। तो ये बहुत स्पेशलाइज्ड फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने में ये बहुत आगे थी ये जो साइट्स हैं, और ये बैंगल्स स्पेसिफिकली बनाती थी।
नेक्स्ट देखेंगे आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। इस पॉइंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें इतनी बात है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि ये चीज़ें इस वाले मेटल से बनाई जाती थी या फिर इस वाले स्टोन से बनाई जाती थी। तो उन्हें कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स मिले हैं, लाइक किसी ने अगर कुछ बनाया तो उसमें से थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट बच जाता है वो मिले हैं, उनसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है। नेक्स्ट टॉपिक है 6 स्ट्रैटेजी फॉर प्रिक्योरिंग मटेरियल। इसमें हम देखेंगे कि किस वैरायटी का मटेरियल यूज़ किया जा रहा था उस टाइम ऑर्नामेंट्स या फिर स्कल्पचर वगैरह, स्क्रिप्ट्स वगैरह को बनाने में। यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, जो वैरायटी है वो कौन सी यूज़ हो रही थी वही चीज़ देखेंगे, और वो वैरायटी जो मतलब मटेरियल है वो कहाँ से आता था। तो रिवराइन रूट्स, इंडस रिवर, ये बता रखा है कि उस टाइम पे जो ट्रेड होता था, जो मटेरियल इधर से उधर जाता था, वो एक तो रिवराइन रूट के थ्रू भी जाता था। कौन सी रिवर? इंडस रिवर, क्योंकि वो सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास ही हो रही थी। सेकंड है लैंड रूट, लैंड रूट से भी वो लोग इंपोर्ट करते थे मटेरियल को। अब देखेंगे मटेरियल फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कि कहाँ से कौन सा मटेरियल आता था। नागेश्वर एंड बालाकोट, हमने देखा था कि ये जो दोनों साइट्स हैं ये कोस्ट लाइन के पास हैं, तो यहाँ से हमें शेल मिल जाता था। और सेकंड है लेपिस लेजुली, ये एक ब्लू स्टोन था और उस टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। कहाँ से हमें मिला है ये लेपिस लेजुली? ये मिला है शोतुगई से, जो कि अफगानिस्तान में है साइट। अब देखेंगे कर्नेलियन कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। स्टेटाइट कहाँ से मिला है? साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से। गोल्ड कहाँ से मिला है? साउथ इंडिया से। नेक्स्ट टॉपिक है 6.2, वो देखेंगे कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड। क्या उस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होता था तो कैसे होता था, या फिर हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होता था। तो हमें डाइस से पता चला, सील से पता चला, वेट से पता चला, बीट से पता चला। माने तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम ओनम को लेते हैं, ओनम की जो सील्स हैं हमारे इधर पाई गई और हमारी उनके उधर पाई गई, तो उससे हमें पता लग जाता है कि इन दो कंट्रीज़ के बीच या फिर इन दो स्टेट्स के बीच कुछ रिलेशन था, उस चीज़ से हमें पता चल जाता है। अब देखेंगे डिस्टिंक्टिव वेसल, एक हमें बहुत ही अलग सा वेसल मिला है, लार्ज हरप्पन जार। इसको क्या बोला गया है? लार्ज हरप्पन जार, कोटेड विद ब्लैक क्ले। इसको ब्लैक क्ले से कोट किया हुआ है। फाउंड एट ओमानी साइट्स पे हमें मिला है। हरप्पन्स एक्सचेंज द वेसल फॉर ओमानी कॉपर। जो हरप्पन्स थे वो ये वेसल्स, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, फिगर 1.17 में देखेंगे हम, अभी मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगी तो वो वेसल आपको दिख जाएगा। वो चेंज करते थे ओमान के साथ, किसके लिए? ओमानी कॉपर के लिए। आपकी बुक में एक मेसोपोटामिया टेक्स्ट के बारे में भी बताया गया है कि मेसोपोटामिया में एक टेक्स्ट जो मिला है उसमें ओमन को मगन मेंशन किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है, और हड़प्पा के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है मुल्हा। तो ये आपको याद रखना है, ये 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टॉपिक 7 देखेंगे सील्स, स्क्रिप्ट, वेट्स। 7.1 सील्स एंड सीलिंग। सील्स एंड सीलिंग यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो सील्स होती थी, किसी भी लाइक ऐसे बॉक्स को पैक करके उसके ऊपर सील लगा देना, वो किसके लिए यूज़ होती थी? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में यूज़ होती थी। क्यों? क्योंकि रास्ते में कोई उस डिब्बे को या फिर जो भी जिस भी चीज़ में हम कुछ अपना सामान भेज रहे हैं उसको रास्ते में खोल ना ले। अब सील होता क्या है? बेसिकली टाइड विद रोप एंड नॉट। जो एक कुछ भी है, मान लो एक डब्बा है, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है और उस पर थोड़ी सी गीली क्ले को लगा दिया जाता है। टाइड विद रोप एंड ऑन नॉट अफिक्स सम वेट क्ले। ये एक इम्प्रेशन के लिए होता है कि अगर रास्ते में किसी को दिखती है ये जो सील्स होती हैं जिस मटेरियल पे, और वो मटेरियल रास्ते में से किसी को जाता हुआ दिखता है, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ, मान लो इस पे हड़प्पन सील है, तो उसको पता चल जाता है कि ये मटेरियल हड़प्पा से आया है।
और हो सकता है कि जब किसी के पास पहुंचता हो, उसके पास बहुत मटेरियल आता हो, तो उसको इतनी ज़्यादा नहीं नॉलेज होती हो कि इस टाइम पे किसका मटेरियल आया है, तो उसको सील देख के भी पता चल जाता है कि ये हड़प्पा से मटेरियल आया है। अब देखेंगे 7.2 एन एनाइनमेंट स्क्रिप्ट। हड़प्पन सील्स कॉन्टेनिंग नेम एंड टाइटल ऑफ ऑनर। जो ऑनर होते थे बेसिकली स्क्रिप्ट्स के ऊपर उनका नाम लिखा जाता था, सील्स के ऊपर उनका नाम लिखा जाता था या फिर उनका टाइटल लिखा जाता था। जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट ही मिली है, और अगर कोई लॉन्गेस्ट मिली है तो वो बेसिकली 26 साइंस की है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 26 साइंस है। बट ये अभी तक अनडेसिफर्ड है, मतलब अभी तक नहीं पता लगाया गया कि उसमें क्या लिखा है, उसकी लैंग्वेज अभी तक हमें नहीं पता चली। ये जो इंस्क्रिप्शंस थी इसमें रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था। जिसने देखा है कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था। हमें कैसे पता चला? जैसे कि हम देखते हैं कि हम कुछ भी लिखते हैं तो लास्ट में अगर स्पेस नहीं बचता तो लाइक ऐसे है तो हम उसको करते ही जाते हैं कि मतलब यहाँ पे थोड़ा गुच्छड़ पुछड़ हो जाता है कहने का मतलब, और उससे पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे हमने लिखना ख़त्म किया होगा। तो उससे हमने देखा कि ये जो हड़प्पन्स थे ये अपनी सील्स पे या फिर इंस्क्रिप्शंस जो भी इनकी थी, टेक्स्ट था, राइटिंग्स थी, उसमें ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। नेक्स्ट देखेंगे वेट्स के बारे में। एक्सचेंज सिस्टम ऑफ वेट। जो इनका एक्सचेंज सिस्टम था कि अगर कुछ लेना है तो वो वेट्स के द्वारा ही होता था। यूजुअली मेड ऑफ स्टोन चेट। जो वेट्स जो इनके बने होते थे, जो बट्टे कह लो, वो चेट के बने होते थे। चेट एक स्टोन का ही नाम है। 1 2 3 4 ये स्मॉलेस्ट वेट है। अगर हमें स्मॉलेस्ट वेट देखें, जैसे हमारे यहाँ पे 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो इनके यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 स्मॉलेस्ट देखने को मिले हैं। और अगर हमें इसमें जो सबसे ज़्यादा वेट देखने को मिला है तो वो ये मिला है स्मॉल वेट। जो स्मॉल वेट्स थे उनको क्या कहा है आर्कियोलॉजिस्ट ने, उनको क्या पता लगा है कि ये बेसिकली ज्वेलरी और बीड्स को नापने के लिए होते होंगे। टॉपिक 8 एंशिएंट अथॉरिटी यूनिफॉर्मिटी। मतलब एंशिएंट अथॉरिटी मतलब कि वहाँ पे कोई किंग था या नहीं था, मोनार्की सिस्टम था या नहीं था, वहाँ पे रूल कौन करता था, ये चीज़ें अभी हम देखेंगे। क्योंकि हमें वहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली है कि हर चीज़ें एक रेशो में हो रही है, एक यूनिफॉर्म के साथ हो रही हैं। कि अगर यहाँ पर जो रेशो है, लाइक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि जो ऑल पार्ट्स हैं वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिली है। एग्जाम्पल क्या है इसका? रेशो ऑफ ब्रिक्स। कि ये जो पूरा सिविलाइजेशन है, ये जो हमने पूरा सिविलाइजेशन देखा, इसमें जो ब्रिक्स का रेशो था वो बिल्कुल इक्वल था हर जगह पर। ऐसे नहीं था कि कहीं पे कुछ और था और कहीं पे कुछ और, हर जगह रेशो सेम देखने को मिला है। हु लेड दिस यूनिफॉर्मिटी? कौन इस यूनिफॉर्मिटी को लेड करता होगा, कौन चलाता होगा? तो ये चीज़ें हमें अभी तक नहीं पता कि वहाँ पे कोई मोनार्की सिस्टम था, कोई रूलर था या नहीं था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 8.1 प्लेसेस एंड किंग्स। लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो कोल्ड पैलेस। एक हमें बहुत लार्ज बिल्डिंग मिली है मोहनजोदारो से, उसको क्या लेबल किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने? पैलेस के नाम से। और एक स्टोन स्टैचू भी मिला है, उसे प्रिस्ट किंग का नाम दिया गया है। पर अभी तक ये नहीं पता कि वो किंग था या फिर नहीं, ऐसा कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं बोला कि वो जो हमें स्कल्पचर मिला है, वो जो हमें मूर्ति मिली है प्रिस्ट किंग की, वो किंग था। ये अभी भी अनडेसिफर्ड है, अभी भी इसका पता लगाया नहीं गया। अब हम इसी चीज़ पे कि वहाँ पे कोई किंग था, रूलर था, क्या था, उसी चीज़ पे 3 स्टेटमेंट्स देखेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट के ओपिनियंस देखेंगे। कई आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नो रूलर एंजॉय इक्वल स्टेटस। मतलब वहाँ पे कोई रूलर नहीं था, जो वहाँ की जनता थी वो एकदम इक्वल स्टेटस को एंजॉय करती थी। पर जो अदर हैं आर्कियोलॉजिस्ट वो क्या कहते हैं? नो सिंगल रूलर बट सेवरल रूलर्स। मतलब कोई सिंगल रूलर नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे रूलर्स थे। और कई आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक सिंगल स्टेट था और उसका सिर्फ एक ही कोई रूलर था जो उसको पूरा रूल करता था, उसको पूरा चलाता था कि हर सिस्टम, कोई सिस्टम ऐसा होगा या फिर वैसा होगा, उसको अच्छे से लीड करता था। अब देखेंगे 9 टॉपिक द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हो गया।
मेच्योर हड़प्पा साइट चोलिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, हैड बिन अबंडेंट। जो चोलिस्तान से हमने देखा कि ये जो डिसअपियर हो रही थी, सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही थी। सेटलमेंट वेंट इनटू न्यू एरियाज सच एज, ये जो सेटलमेंट है ये दूसरे एरियाज़ में देखने को मिली थी। कौन कौन से एरियाज़ थे जिसमें ये सेटलमेंट बाद में चली गई थी? आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सेटलमेंट उन एरियाज़ में देखने को मिली थी बाद में, गुजरात, हरियाणा, यूपी। तो हमें कैसे पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि ये जो सेटलमेंट थी अब वो नहीं रही, वो सिविलाइजेशन थी अब वो नहीं रही? कैसे कि जो आर्टिफैक्ट्स थे वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गए थे, जो वहाँ का कल्चर था, वहाँ के हाउसेस थे, अब डिट्रॉयड हो गए थे। रीजंस क्या दिए गए उसके लिए कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या निकाला कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई फ्लड आ गई हो जिसके कारण बाद में जो लोग हैं इतना डेवलपमेंट नहीं ला पाए, इतनी अपनी सेटलमेंट को अच्छा दोबारा से नहीं कर पाए। सेकंड क्या कहा, डिफॉरेस्टेशन, कि उन्होंने इतना डिफॉरेस्टेशन, इतना जंगलों का कटाव कर लिया कि आगे जो उनकी सेटलमेंट है वो नहीं बढ़ा पाए क्योंकि वहाँ पे अब फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं रहे थे। थर्ड क्या दिया है, रिवर ड्राइड, कि वहाँ पे जो इंडस रिवर के पास वो लोग सेटल थे, अब वो उस प्लेस को इसलिए छोड़ चुके थे क्योंकि वहाँ की जो रिवर थी वो ड्राइड हो गई थी, सूख गई थी। क्योंकि वहाँ पर लोगों ने क्यों सेटलमेंट किया था, क्योंकि वहाँ पे उनको पानी आसानी से मिल रहा था। तो अब वो लोग इसीलिए छोड़ के चले गए क्योंकि जो वहाँ का रिवर है वहाँ की सूख चुकी है। फिर इसमें लास्ट क्या दिया, इन्वेट, कि वहाँ पर कोई आया और लूट पाट कर चला गया। तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं कि ये हुआ होगा या फिर वो हुआ होगा, इसीलिए ये जो सेटलमेंट है ये ख़त्म हो गई। अब देखेंगे डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट देखेंगे 10.1 क्यूनिंगम्स कन्फ्यूजन। ये कौन थे, क्यूनिंगम कौन थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI के ये डायरेक्टर जनरल थे। चाइनीज पिलग्रिम टेक्स्ट से इन्होंने इस बारे में पता लगाया हड़प्पा के बारे में, बट इन्होंने देखा कि जो चाइना है वो इंडिया के इतना पास है, अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के इतने पास है, पर उसका जो टेक्स्ट था, जो चाइनीज पिलग्रिम टेक्स्ट से क्यूनिंगम निकालने की कोशिश कर रहे थे इस बारे में, पर उन्होंने देखा कि उसमें मेंशन ही नहीं है हड़प्पा के बारे में, जबकि चाइना तो इतनी पास है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के। एक इंग्लिश मैन ने उन्हें एक सील दी, किनको, क्यूनिंगम को, कि ये लो ये सील, इससे तुम पता लगाने की कोशिश करो कि ये सील कब की है, किस टाइम पीरियड की है और इस पर क्या राइटिंग्स लिखी हुई हैं, इनको डिसिफर करो। बट जो क्यूनिंगम थे वो अनसक्सेसफुल हुए उस सील को डिसिफर करने में, एंड इसी को बोला गया है क्यूनिंगम्स कन्फ्यूज़न। अब नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक 10.2। अब नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक 10.2। टॉपिक 10.2 में अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा है वो हमारा फर्स्ट साइट था, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था। जो मोहनजोदारो था वो थी हमारी सेकंड साइट। हमें भी पता है कि जो 1922 में रखलदास बनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और जो ये सारी एक्सकेवेशंस हो रही थी वो लीड किसने की थी, वो की थी जॉन मार्शल ने लीड। ये जो अभी हमने देखा कि जॉन मार्शल इन एक्सकेवेशंस को लीड कर रहे थे, तो इन्होंने एक मिस्टेक की। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेटोग्राफी को फॉलो नहीं किया। स्ट्रेटोग्राफी क्या होता है, जैसे ये लेयर्स हैं सॉइल की, अगर यहाँ से कोई चीज़ मिली तो वो ज़्यादा पुरानी होगी, यहाँ से मिली तो वो कम पुरानी होगी, यहाँ से मिली तो वो और कम पुरानी होगी, और अगर ऊपर ही पड़ी मिल गई तो वो और कम पुरानी होगी। बट इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया, इन्होंने सबको मिक्स करके रखा और फिर इन्होंने वो चीज़ें डिस्कवर करने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ कि ये डिस्कवर नहीं कर पाए। टॉपिक देखेंगे 10.3 न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस में देखेंगे कि R.E.M. विलर कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944 में। डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI कौन थे, R.E.M. विलर। इन्होंने क्या बोला कि भाई स्ट्रेटोग्राफी को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रेटोग्राफी को फॉलो नहीं करेंगे तो हम हिस्ट्री को नहीं निकाल पाएंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। ये तो थी 1944 की बात।
बट अब क्या है, अब बहुत सारी अब वहाँ पे नेशनल बाउंड्रीज़ हैं। अभी हमें पता है कि यहाँ पे डिवीज़न हो रखा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो अभी नेशनल बाउंड्रीज़ हैं और वो जो साइट्स हैं, बड़ी बड़ी साइट्स, मेजर साइट्स, वो पाकिस्तान में चली गई हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करना स्टार्ट किया, फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने कच्छ में, हरियाणा में, पंजाब में डिस्कवरीज करनी स्टार्ट की और इन्हें कौन कौन सी साइट्स मिली, कलीबंगन, लोथल, राखी, घरी, धोलावीरा, ये जो साइट्स थी इन्हें कच्छ से, हरियाणा से और पंजाब से मिली। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 11 टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब हमें चीज़ें तो मिल गई थी, उनको टुगेदर कैसे किया, पीस कैसे किया कि ये चीज़ यहाँ की है, ये चीज़ यहाँ की है, उस पर स्टोरी कैसे डिपिक्ट की बेसिकली। और टॉपिक 11.1 क्लासिफाइंग फाइंड्स, कि कैसे उन चीज़ों को ढूंढा, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। इसमें 3 वेज में आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया। एक है कॉम्प्लिकेटेड वे, जिसमें हम देखते हैं, हमें जितनी भी चीज़ें मिली उसके हम फंक्शंस देखते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ में यूज़ की जा सकती है या फिर इससे क्या किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमें कोई टूल मिलता है तो हम उससे देखते हैं कि ये टूल जो है ये प्लगिंग के लिए यूज़ किया जाता होगा या ये हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता होगा। इस तरीके से ऑर्नामेंट्स या फिर आर्टिफैक्ट्स, उनका क्या यूज़ है, पहले हमने ये देखा। फिर जो सिंपल वे था उसमें हमने ये देख लिया मटेरियल, कि वो मटेरियल क्या है, किस मटेरियल से बना है, कि अगर भाई स्टोन से बना है या फिर मेटल से बना है, बोन से बना है, तो हमने मटेरियल के बेस पे देखा। फिर थर्ड देखा वेयर टू फाउंड, कहाँ से मिला है, किसी घर से मिला है या फिर किसी कब्र में से, ग्रेव में से मिला है। मान लो कि अगर हमें कोई ज्वेलरी मिली है, किसी घर में से मिली है, तो ऑफ कोर्स वो वियर करने के लिए रखी होगी, बट अगर हमें किसी ग्रेव में से मिली है तो वो किसी डेड के साथ रखी होगी, कोई बिलीफ होगा कि आफ्टर लाइफ ये उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे टॉपिक 11.2 प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, रिलीजियस बिलीव्स। इसमें हम देखेंगे कि उस टाइम पे जो लोग थे उनके क्या रिलीजियस थे और क्या बिलीव्स को वो फॉलो करते थे। एक हमें टेराकोटा फिगर मिली है वुमेन की, उसने बहुत ज्वेलरी पहनी हुई है, हेड पे भी और गले में भी। फिगर 1.26 देखेंगे पेज नंबर 23 पे, तो आपको देखने को मिलेगी, मैं यहाँ पे भी पेन कर दूंगी। फिगर ये तो एक हो गई, इसको क्या बोला गया है, मदर गॉडेस। बट अभी भी ये पूरा पक्का नहीं है कि ये मदर गॉडेस होगी, बट आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हो सकता है कि ये मदर गॉडेस हो। लास्ट में देखेंगे एक हमें फिगर मिली है शोन सेटेड इन अ योगिक पोस्चर। उस फिगर में जो इंसान है वो एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, उसके आसपास एनिमल्स है, सराउंडेड बाय एनिमल्स, रिगार्डेड एज प्रोटोशिवा। उसको क्या बोला गया है, प्रोटोशिवा कंसीडर किया गया है। प्रीस्ट किंग, प्रोटोशिवा या फिर पशुपति। पशुपति कैसे, जो एनिमल्स उसके पास में सराउंडेड है तो वो पशुपति, मतलब इसीलिए उसको पशुपति भी बोला गया है। तो ये जितने भी नेम है, प्रीस्ट किंग, प्रोटोशिवा और पशुपति, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो पशुपति है उसको शेमन से भी कंसीडर किया गया है। तो इस चैप्टर में यही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए।